बैक टू एनजीकॉन एकेडमी अगेन। और अब जो हमने करना है टॉपिक, वो हमने करना है एक्सरेज का टॉपिक। तो दो किस्म की हमारे पास एक्सरेज होती हैं। एक होती है हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज होती हैं, और सेकंड जो होती हैं वो होती हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, जिनको हम ब्रैम स्टॉर्लिंग रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है, या ब्रैम स्टॉर्लिंग एक्सरेज भी कहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप की एक्सरे है ना, मैं आपको जनरली बता देता हूँ इनके बारे में, और थोड़ा सा आगे डिटेल भी कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है और ना ही इससे एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन स्टिल हम इसको करते हैं क्योंकि नस्ट में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, एनईटी का जो टेस्ट होता है जिन्होंने देना है। तो इस तरह है स्टूडेंट्स के, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास शेल्स हैं डिफरेंट, और इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक हैवी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर उसकी एनर्जी जो है वो एक्सरेज के रीजन में लाई करेगी, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन की वजह से क्या रिलीज कर रहा है, एक्सरेज। तो ये पहला तरीका होता है जिससे हमारे पास एक्सरेज आती हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एक हैवी एटम है, और इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा यहां से, तो वो यहां पर आने के बाद उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि वो क्या करेगा, डीसेलरेट करेगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल डीसेलरेट या एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सरेज के रीजन में लाई कर रही हैं तो हमारे पास एक्सरेज बनेंगी। तो इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज कैसे बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन करता है। और कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे बनती हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन एक हैवी एटम में इंटर होता है और वो डीसेलरेट करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिस कंटिन्यूस की और इनर शेल ट्रांजिशन की। अब हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज की। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि जो प्रोसेस होता है ना ओवरऑल, वो किस तरह से होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसके बाद हमारे पास एनोड्स होते हैं जो कि उसको एक्सेलरेट करते हैं, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास एक हैवी मेटल होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, एक्सेलरेट होता है, और फिर यहाँ पर इंटर होता है। और इंटर होने के बाद दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले डिसेलरेशन होती है, और फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में भेजता है। अब हम कंसिडर ये करते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास यहाँ पर एक एटम है जिसके पास डिफरेंट शेल्स हैं। ये हमारे पास के शेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक किया था, ये जो पर्पल कलर से मैंने शो किया है, ये आता है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेट से एल शेल में चला जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एल से वापस के में आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब एल से वापस के में आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वो एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से हमारे पास वो एनर्जी एक्सरेज के एक स्पेक्ट्रम में आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि क्या रिलीज हुई है, एक्सरे हुई है। अब ये जो एक्सरे रिलीज होगी, बोहर के मुताबिक ये इक्वल, इसकी एनर्जी इक्वल होगी ई एल माइनस ई के।
ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी तरह अगर वो n से जो है, लेट से n से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फॉल करके आया l में, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी En माइनस ई एल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करता है फ्रॉम एनी शेल टू के शेल, तो उसको हम नाम देते हैं के सीरीज एक्सरे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा फ्रॉम एल टू के, तो उसको हम नाम देंगे के अल्फा। अगर वो फॉल करेगा फ्रॉम एम टू के, तो उसे हम नाम देंगे के बीटा। इसी तरह अगर वो फॉल करेगा फ्रॉम एन टू के, तो उसे हम नाम देंगे के गैमा और सो ऑन। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन ने जो है वो फॉल किया है फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल, तो जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा के बीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है फ्रॉम एन टू के। ठीक है, इसी तरह अगर एन से के पे फॉल करेगा तो के गैमा। अब मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करता है फ्रॉम एनी शेल टू एल शेल, तो फिर उस सीरीज का नाम देंगे हम एल सीरीज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर एम से एल में आता है तो उसे एल अल्फा का नाम देंगे, एन से एल में आता है तो उसे एल बीटा का नाम देंगे, ओ से एल में आता है तो उसे एल गैमा का नाम देंगे। इसी तरह अगर किसी भी शेल से फॉल करके एम शेल में आता है तो उसके लिए हम एल एम सीरीज का लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर एन से एम में आता है तो एम अल्फा, ओ से एम में आता है तो एम बीटा, और पी से एम में आता है तो एम गैमा रेडिएशंस का नाम देंगे। और इसी तरह जिस तरह हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास एक्सरेज की नेमिंग भी इसी तरह होती जाएगी। सिंपल क्या है कि जिस भी शेल में आएगा तो वो उस शेल की सीरीज कहलाएगी। अगर उससे एडजेसेंट सेल से आएगा तो अल्फा, उससे ऊपर से आएगा तो बीटा, उससे ऊपर से आएगा तो गैमा। अब कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले बिटवीन के एल एम एन एक्सेट्रा का आपस में, तो जो के अल्फा की स्टूडेंट के सीरीज की जो एनर्जी है, के सीरीज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर एल की, फिर एम की, फिर ओ की एंड एन की, फिर सो ऑन। तो अगर मैं कहूं कि के गैमा और एल अल्फा में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा? के होगा। आपने ये नहीं देखना कि के साथ गैमा लगा हुआ है या अल्फा लगा हुआ है या कुछ भी। अगर के को कंपेयर किया गया है विद एल एन एम और एनीथिंग, तो के की एनर्जी ज्यादा होगी एल से, एम से, एन से एंड सो ऑन। ठीक है, तो के की जितनी भी है, के अल्फा, के बीटा, के गैमा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा के मुकाबले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या देखते हैं आगे
कंपैरिजन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब यहां पर आप लोगों से दो किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है एनर्जी रिलेटेड, और सेकंड सवाल पूछा जाता है इंटेंसिटी रिलेटेड। इंटेंसिटी रिलेटेड, अगर एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गैमा की, फिर होती है बीटा की, फिर होती है अल्फा की। तो गैमा रेडिएशन यानी कि के गैमा जो है उसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर के बीटा की, फिर के अल्फा की। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो उल्टा हो जाता है, यानी कि अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा की, फिर गैमा की। तो अगर बात की जाए के की, तो के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर बीटा की, फिर गैमा की। और यही वजह है कि किताब में एक ग्राफ बना हुआ है जिसकी लेबलिंग नहीं हुई हुई अम्यूजिंगली। तो उसकी लेबलिंग ऐसे है कि उसके जो एक्स एक्सिस है उस पे वेवलेंथ प्लॉट हुई हुई है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी प्लॉट हुई हुई है। और वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे करके, और बड़ी वाली पीक के साथ लिखा हुआ है के अल्फा और छोटी वाली पीक के साथ लिखा हुआ है के गैमा। तो अब लोग इसे ये समझते हैं कि ये एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, तो इसलिए के अल्फा की एनर्जी ज़्यादा है, के जो बीटा है उसकी एनर्जी रिलेटिवली कम है, जबकि ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। तो अगर इंटेंसिटी देखी जाए जो कि एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, तो इंटेंसिटी जो है वो के अल्फा की ज़्यादा है और के बीटा की कम है। अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ जो है वो के अल्फा का ज़्यादा है, के बीटा का कम है, यानी कि एनर्जी जो है वो के अल्फा की कम है और के बीटा की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेस। अब सबको समराइज करने के लिए एक सवाल करते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। और फॉलोइंग में आपके पास दिया हुआ है के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एम अल्फा और एम बीटा। अब इसको हम अरेंज इस तरह से करेंगे कि 1 2 3 4 5 5 चीज़ें हैं, तो हमने नंबरिंग कर दी 5 की, कि सबसे ज़्यादा वाले को हम 1 देंगे और सबसे कम वाले को हम 5 देंगे। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि के अल्फा और के बीटा मैक्सिमम है, तो 1 2 पे वही आएंगे, फिर एल आएगा और फिर एम आएगा। अब हमने ये डिसाइड करना है कि अल्फा की ज़्यादा एनर्जी होती है या बीटा की। तो हमें पता है कि बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो 1 पे आ जाएगा के बीटा, 2 पे आ जाएगा के अल्फा, 3 पे आ जाएगा एल अल्फा, फिर एम बीटा और फिर एम अल्फा। तो ये हो जाएगी हमारे पास डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। फाइनली देख लेते हैं कंटिन्यूस एक्सरेस को। तो कंटिन्यूस एक्सरेस मैंने पहले भी बताया था कि क्यों होती हैं। कंटिन्यूस एक्सरेस इस तरह से होती हैं कि एक हैवी एलिमेंट है और उसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन फायर किया था वो आया और इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड एकदम से डिक्रीज की। अब फिजिक्स का रूल ये कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेट या डीसेलरेट करेगा तो उसके साथ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, जनरेट होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते जाते डीसेलरेट करता है तो उससे क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं।
और क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यूसली डिसेलरेट कर रहा होता है, तो इसलिए जो वेव्स निकल रही होती हैं उनको कहा जाता है कि ये कंटिन्यूस एक्सरेस हैं। और इनका सेकंड नेम क्या होता है? रैम स्टर्लिंग एक्स रेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरे का टॉपिक एंड बस अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया है जो कि है लेजर से रिलेटेड।